हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हमने भाषा और उसके प्रकार तथा उसके आधारों की चर्चा किया था तथा व्याकरण के वर्ण विभाग को लगभग हम लोगों ने पूरा समझ भी लिया था। आज के लेक्चर में हम व्याकरण के दूसरे विभाग शब्द विभाग को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शब्द विभाग। शब्द विभाग में हम पहले देखते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है? तो शब्द वह ध्वनि इकाई है जो एक, दो या दो से अधिक वर्णों से बनता है तथा जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। तो देखते हैं, पहले शब्द क्या हो जाएगा? एक ध्वनि इकाई, जिसका पहली शर्त क्या है कि ये दो या उससे अधिक वर्णों से बनता है। दूसरा, उसका निश्चित अर्थ होता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बनता है तथा उसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि हम बात करते हैं पवन। इसमें देखिए, पहला वर्ण प हो गया, दूसरा वर्ण व हो गया, तीसरा वर्ण न हो गया। पवन, तो पवन दो या दो से अधिक वर्णों से बना है, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि उसका एक निश्चित अर्थ है। तो पवन का अपना एक अर्थ निकल रहा है कि पवन का अर्थ होता है वायु। पवन। अब हम बात करते हैं कि शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। मुख्य रूप से हम देखा जाए तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार पर इनको बांटा जा सकता है। पहला, अर्थ के आधार पर, और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार। एक प्रकार और होता है जिसको हम बताएंगे अभी। इसके आधार पर दो प्रकार के हो जाएंगे अर्थ के आधार पर। एक हो जाएगा सार्थक शब्द, दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका एक कोई अर्थ निकले। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका एक कोई निश्चित अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि बात करते हैं हम सार्थक शब्दों में, जैसे भाई पवन। पवन का कोई अर्थ निकल रहा है कि इसका अर्थ होता है हवा, हवा अर्थात वायु। निरर्थक शब्दों की बात करें, निरर्थक शब्द की बात करें तो जैसे घड़ी की टिक टिक, घड़ी की टिक टिक, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दों का विभाजन हम दो आधारों पर करते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो गए, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर भी हम देखते हैं कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ऋण शब्द, फिर यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाएगा योग ऋण। तीसरा हो जाएगा योग ऋण। एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होता है ऋण शब्द, क्या होता है यौगिक शब्द, और क्या होता है योग ऋण शब्द। थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं। देखते हैं ऋण शब्दों को कि ऋण शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनका विभाजन होने पर अर्थ समाप्त हो जाए। वे शब्द जिनका विभाजन होने पर अर्थ समाप्त हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं, वे ऋण शब्द होते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम पवन,
जैसे अगर इनका इनका विभाजन हम कर दें तो ये हो जाएगा प प्लस व प्लस न, पवन। अब इसमें प का कोई अर्थ नहीं होता है, व का भी कोई अपना अर्थ नहीं होता, न का भी कोई अपना अर्थ है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये सब वर्ण होते हैं और वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये लगभग वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, तो इन्हें ऋण शब्द कहते हैं। अगला हम देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की क्या शर्तें हैं? यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तथा पहली शर्त हो गई दो शब्द। दूसरी शर्त यह है कि अगर ये दोनों शब्द अलग भी हो जाते हैं तो उनका अर्थ बना रहता है। अलग होने की दशा में अर्थ बना रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे विद्यालय। विद्यालय मतलब अगर इसका हम विच्छेद करते हैं, विद्या धन आलय, तो मतलब अगर इनको हम अलग भी किए तो देखिए एक शब्द हो गया विद्या, दूसरा शब्द हो गया आलय। तो विद्या का अर्थ हो गया ज्ञान, आलय क्या हो गया घर, तो विद्यालय हो गया। ठीक है, तो ये हो गए यौगिक शब्द। हम योग ऋण शब्दों की बात करते हैं। योग ऋण शब्दों में वो शब्द होते हैं जिनके मिलने से कोई तीसरा अर्थ आने लगता है। अब समझते हैं इस चीज को। योग ऋण शब्द, पहला इनका क्या शर्त है कि दो शब्दों से बनते हैं। दोनों शब्दों को मतलब अगर ये अलग होंगे तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ तो आएगा ही, लेकिन अगर ये एक रहते हैं, अगर इनको जोड़ा जाता है योग होने पर, इनका कोई तीसरा अर्थ निकलने लगता है, अन्य अर्थ जिसको कह सकते हैं हम, अन्य अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे पीताम्बर। पीताम्बर, अब इसमें हो गया एक पीत शब्द हो गया जिसका अर्थ होता है पीला, एक शब्द हो गया अंबर, तो इसका अर्थ हो गया कपड़ा। तो पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका मेनली इसमें सामासिक शब्द ज़्यादा आते हैं। योग ऋण शब्दों में सामासिक शब्दों पे ज़्यादा हम देखते हैं, और यौगिक शब्दों में हम संधि वाले शब्द ज़्यादा देखते हैं। जैसे विद्यालय हो गया तो वो एक यौगिक शब्द है, और पीताम्बर हो गया या फिर चारपाई हो गई, इस तरह से जो शब्द आते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि वर्ण क्या चीज़ होता है, और उनका विभाजन भी समझा था कि एक स्वर हो जाता है और एक व्यंजन हो जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों का अंत स्वर से होता है उनको हम स्वरांतक कहते हैं, और जिन शब्दों का अंत व्यंजन से होता है उनको हम व्यंजनांतक कहते हैं। जिनको हम स्वरांतक में देखिए, जैसे अकारांत हो गया, आकारांत हो गया, इकारांत हो गया, ईकारांत हो गया, उकारांत हो गया, ये सब शब्द जो भी होते हैं वो स्वरांतक होते हैं। और जैसे तकारांत, जकारांत, ये सब शब्द जो भी होते हैं वो व्यंजनांतक होते हैं। ये एक वर्णों के आधार पर एक शब्द का विभाजन था, जिसको मैंने देख लिया हम लोगों ने। इसका मेनली यूज आएगा जब हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। अब हम देखते हैं शब्द भेद। शब्दों के कितने भेद होते हैं? अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्द 8 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम समझते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा संधि। संधि क्या है, इसको हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। प्रकार, संधि मेनली देखा जाए तो नाम होता है किस चीज का, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, किसी व्यक्ति
किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम, वस्तु कलम हो गई, स्थान हो गया जैसे अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, कोई किसी भी स्थान, या फिर भाव जैसे सुख, दुख, बुढ़ापा, बचपन, ये सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, संधि नहीं, संज्ञा। संज्ञा, सॉरी। अब प्रकारों की हम बात करते हैं, संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो संज्ञा मेनली 3 प्रकार की होती है। पहली जातिवाचक, दूसरी व्यक्तिवाचक और तीसरी भाववाचक। अब जातिवाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है। पहला जातिवाचक संज्ञा को हम 2 प्रकारों में बांटते हैं, जैसे काउंटिंग के आधार पर। जो हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाती हैं समूहवाचक, और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो हो जाती हैं द्रव्यवाचक। तो एक एक करके देखते हैं हम कि क्या होता है। प्रकार 3 प्रकार का। पहली हो जाएगी जातिवाचक, दूसरी हो जाएगी व्यक्तिवाचक, और तीसरी हो जाएगी भाववाचक। अब जातिवाचक को हम गणना के आधार पर, गणना करने की सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाती है आपकी द्रव्यवाचक, और एक हो जाती है आपकी समूहवाचक। एक एक करके समझते हैं जातिवाचक क्या होती है, यही देख लेते हैं। किसी भी जाति या फिर जाति समूह का बोध जिस संज्ञा से हो, संज्ञा शब्द से हो, वह जातिवाचक संज्ञा। किसी भी जाति या जाति समूह, किसी भी जाति या जाति समूह का बोध जिस संज्ञा शब्द से हो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मानव, इससे पूरा मानव जाति का बोध हो रहा है। वृक्ष, इससे पूरे वृक्ष समूह का बोध है। जैसे सागवन हो गया, अगर हम सागवन की बात करें, ये किसी पर्टिकुलर वृक्ष का नाम होगा, इससे किसी जाति का बोध नहीं हो रहा है, ये किसी वृक्ष का नाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। अब हम बात करते हैं समूहवाचक क्या होता है। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाएगा समूहवाचक। जैसे कक्षा, बटालियन, इन सब का काउंटिंग हो सकती है। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसके लिए हाउ मेनी लगता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द्रव्य में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे लीटर, और लीटर में जिनको हम नापते हैं, और किलोग्राम में, जैसे दूध, रुई, चावल, ये सब काउंट करने योग्य नहीं है, इनका काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इनको मापा जाता है, तो इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ये किसी का नाम हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक का नाम, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जिससे बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे राम, धनुष और अयोध्या। राम से राम का बोध हो रहा है, ये एक व्यक्ति हो गए। धनुष से एक शस्त्र का बोध हो रहा है, ये किसी शस्त्र का नाम है, तो ये हो गया आपका वस्तु हो गई। और स्थान एक अयोध्या, अयोध्या एक स्थान का नाम है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की।
भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ के वही संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ के गुण आएगा तो दोष भी आएगा, और फिर दशा अथवा अवस्था का पता चले, वो भाववाचक संज्ञा। गुण की बात करते हैं हम, कौन कौन से शब्द होंगे गुण में? अच्छाई, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। दोषों की बात करते हैं हम, क्रोध, लोभ, मोह, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, लोभ और मोह इत्यादि। दशा की बात करें, सुख, दुख, ये हो जाएगी आपकी दशा। इसके अतिरिक्त तो जो भी आते हैं हम बताते हैं आपको। इसके अतिरिक्त भाववाचक संज्ञाओं में देखें तो समय के विभाग, जैसे दिन रात, दिन, घंटा, वर्ष, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और फिर जितनी भी विद्याएं होती हैं, जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी भी हो जाएगी, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा। तो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा, इनके दो भेद होते हैं, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। फिर हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम कहते हैं। फिर हमने देखा भाववाचक। अब हम बात करते हैं लिंग की। जाति के भेद को हम लिंग कहते हैं। क्या होता है? जाति के भेद को लिंग कहा जाता है। अब जाति के भेद, जाति का भेद मतलब ये आज की वर्ण जाति व्यवस्था वाली जाति नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध करवाए, और स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाए। अगर हम इनको पहचानने की बात करें तो जो प्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, प्राणीवाचक शब्द होते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। इनकी पहचान करना तो आसान है कि राम हो जाएगा पुल्लिंग, सीता हो जाएगी स्त्रीलिंग, श्याम हो जाएगा पुल्लिंग, गीता हो जाएगी स्त्रीलिंग। लेकिन जो अप्राणीवाचक, जिसमें प्राण नहीं होते, उन शब्दों की पहचान करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो उसको हम देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया बनाई गई है उसको पहचानने के लिए। तो हम पहले बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग पहला हो जाएगा अकारात्मक शब्द। अकारात्मक शब्द जैसे कपड़ा हो गया, जाड़ा हो गया, पाला हो गया, ये सब अकारात्मक शब्द है। तो इनसे जो बोध होता है अकारात्मक शब्दों से, वे सारे पुल्लिंग में हो जाएंगे। दूसरी क्राइटेरिया है इकारात्मक शब्दों से। इकारात्मक शब्द वे इकारात्मक शब्द जिनसे किसी व्यापार का बोध हो। व्यापार का बोध या फिर जाति का बोध हो। जैसे जाति का देख लेते हैं बंगाली, फिर इसी में देख लेते हैं माली। ये एक व्यापार का भी नाम है
और एक जाति का भी नाम है। इस व्यापार को करने वाले लोग माली, जैसे फूलों का जो लोग व्यापार करते हैं उनको माली कहते हैं। एक जाति भी है और एक व्यापार भी है। बढ़ई, ये सब हो गया आपका इकार, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। क्राइटेरिया की बात करते हैं हम। जितने भी हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं सबको सब पुल्लिंग में होते हैं। जैसे शुक्र, बुध, मंगल, शनि, जितने भी आपके ग्रह, नक्षत्र, तारों के नाम हैं, सूर्य, चंद्रमा, सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन एक शब्द है पृथ्वी। आप ये बता सकते हैं कि पृथ्वी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? ये ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, आपको पता ही होगा, लेकिन ये ग्रहों वाले क्राइटेरिया में तो आती है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो ये एक अपवाद है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला हम बात करते हैं कि पहाड़ों के नाम। जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ के नाम, जितने भी पहाड़ हैं सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी, जितने भी पहाड़ों के नाम हैं सारे पुल्लिंग होते हैं। अगला देखते हैं हम समय सूचक शब्द। इसको देखते हैं क्या होता है समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्दों को देखते हैं। जैसे वर्ष हो गया, मास हो गया, घंटा, मिनट, सेकंड, सप्ताह, इन सब के जितने भी नाम हैं वे सब पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना आप लोग कि अगर किसी भी तिथि का नाम हो जाएगा, जैसे आप कभी ये नहीं पूछते हैं कि कितना तारीख है, आप हमेशा ये देखते हैं कितनी तारीख है आज। तो जितनी भी तारीखों के, जैसे 1, 2, 3, ये तो सब ठीक है, लिखने की बात करते हैं हिंदी दिनों की। जैसे हो गया द्विज, दूज, तृतीया, एकादशी, ये सब आपका स्त्रीलिंग में होगा। देखेंगे हम आगे जब इसको देखेंगे तो स्त्रीलिंग को। अब हम भाववाचक संज्ञाओं के आधार पर देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, इनके आधार पर देखते हैं। तो जिनके अंत में पा हो, पन हो, त्वा हो और आओ हो। जैसे पन हो गया बचपन, त्वा हो गया बैलत्व, आ हो गया चढ़ाव। जिन भाववाचक संज्ञाओं के ये पीछे प्रत्यय होते हैं वो सारे पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग की क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको हम देखते हैं और उनके कुछ अपवादों को भी देखेंगे। उसमें थोड़ा सा अपवाद ज़्यादा है तो उसको समझते हैं। स्त्रीलिंग, पहला इनकी क्राइटेरिया अकारांतक शब्द। जैसे की बात करते हैं गया, सभा, लता, ये सब अकारांतक शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में। लेकिन अब हम बात करते हैं राजा। क्या ये राजा से आपको स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है? जबकि ये भी अकारांतक शब्द है लेकिन ये पुल्लिंग में आ जाता है। इनको हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। राजा हो गया, वक्ता हो गया, या फिर आत्मा हो गया। हम बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि आत्मा निकल गई, लेकिन आत्मा जो शब्द है वो पुल्लिंग में आता है।
दूसरा हो जाएगा इकारांतक शब्द। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अकारांतक क्या होता है, इकारांतक क्या होता है। ये मेनली होते हैं स्वरांत, स्वरांत शब्द जो होते हैं वो अकारांतक इकारांतक होते हैं। अभी इकारांतक की बात करते हैं, जैसे जैसे रीति, नीत। एक शब्द है मुनि और एक शब्द है ऋषि। ये दोनों शब्द इकारांतक तो हैं, लेकिन ये सब पुल्लिंग में आते हैं, ये इसके अपवाद हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ऋषि मुनि इकारांतक शब्द हैं लेकिन स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। अगले की हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी नदियों के नाम हैं वो सारी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, घग्घर। घाघरा थोड़ा सा अलग साउंड करता है इसलिए इसका शुद्ध नाम घग्घर है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसको छोटी सरयू या फिर घाघरा कहते हैं। शुद्ध शब्द घग्घर है। ठीक है, तो जितनी भी नदियों के नाम होते हैं सारी स्त्रीलिंग होती हैं। अगले की हम बात करते हैं इकारांतक शब्द। वैसे शब्द जिनका अंत बड़ी ई से होता है, जैसे रोटी, वही रोटी कपड़ा मकान वाला, टोपी या फिर चारपाई, घी, हाथी, मोती, दही। अब इसमें हम देखते हैं ये सब तो सारे इकारांतक शब्द हैं, लेकिन रोटी, टोपी, चारपाई ये सब स्त्रीलिंग हो गया। अब यही घी, हाथी, मोती, दही ये सब आ जाएंगे पुल्लिंग में। जैसे हाथी का स्त्रीलिंग होता है हाथिनी। ये हो गए इकारांतक शब्द। अगला हम लोग देखते हैं पिछले, जिसको मैंने बता भी दिया है कि जितनी भी तिथियों के नाम हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। तिथियों के नाम मतलब डेट्स। जितने भी डेट होती हैं, जैसे एक्कम, दूज, तीज, ये सब जितनी भी हैं तिथियों के नाम सारे स्त्रीलिंग में आती है। जैसे हमने देखा था भाववाचक संज्ञा के प्रत्ययों को, वैसे हम देखते हैं स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञाओं के कौन कौन से प्रत्यय होते हैं जिसके कारण वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा, हम एक काम करते हैं कि दोनों को यहीं खींच लेते हैं, पुल्लिंग वाले को भी स्त्रीलिंग वाले को भी। तो मेल से हो जाएगा पुल्लिंग, फीमेल से हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो मेल में कौन कौन से आते हैं? पा, पन, त्व, आव। फीमेल की बात मतलब स्त्रीलिंग की बात करते हैं हम, इसमें कौन कौन से आएंगे? वट, इट, ई या फिर ता। इनकी हमने बात कर ली है, अब इसको देखते हैं। जैसे सजावट, मिठाई या फिर ता, सुंदरता, सुंदरता। ये सारे हो जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञाओं में। आपका पुल्लिंग कैसे होगा, स्त्रीलिंग कैसे होगा, सबको देख लेते हैं। जिनका प्रत्यय पा, पन, तो आव हो जाएगा, वो सारी भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग में आ जाएंगी। और जिनका वट, इट, ई और ता हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग में होंगे। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से सारा समझ लिया। आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया शब्द क्या होता है, और फिर संज्ञाएं देख ली पूरा हम लोगों ने, संज्ञा उसके प्रकार भी देख लिया, और फिर साथ में पुल्लिंग स्त्रीलिंग देख लिया, और उसके कैसे उनको हम पहचानेंगे वो भी देख लिया। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।